Hello everyone, welcome to my YouTube channel Prakshi Classes. My name is Sakshi and today we are going to discuss on the topic business statistics. इस business statistics में हमने अपना जो concept पिकअप किया है वो कौन सा concept है? Regression analysis. Regression analysis की अब तक जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो पार्ट नंबर 12 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड दिस विल बी आवर पार्ट नंबर 13. इस पार्ट नंबर 13 की वीडियो में हम रिग्रेशन एनालिसिस के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा. ठीक है, बट इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितनी भी रिग्रेशन एनालिसिस की पुरानी वीडियोस हैं पार्ट नंबर 12 तक, आप उन सारी वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए और उसमें से जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं उसको सॉल्व करिए, उसको समझिए सो दैट आपका पिछला पार्ट बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए, तभी आप आगे वाले पार्ट में मूव ऑन कर पाएंगे. ठीक है, और ये जो कोर्स है ये आपका बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल एंड द स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जस्ट लर्निंग द कंसेप्ट्स विद प्राक्षी क्लासेस. आप लोग जितना कंसेप्ट्स को समझेंगे उतना आपके माइंड में वो बैठेगा. कहते हैं ना कि रटना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, तो बस वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि रटो मत किसी चीज़ को, उस चीज़ के कंसेप्ट को समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है. जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया. इसका मतलब है वो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पीछे उनकी प्रॉपर्टीज़ का लॉजिक है. तो पहले मैंने आपको उनका लॉजिक एक्सप्लेन किया और फिर उस लॉजिक को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको सिखाया. सो इसलिए आई विल मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए. ठीक है, बट उसके श्योरिटी करने के लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा. कैसे कि आपको सारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट सारी देखनी है और एक सीक्वेंस में देखनी है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और सारी वीडियोस देखनी है. ठीक है, जिससे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है रिग्रेशन एनालिसिस वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ. आज इस वीडियो में हमारे पास एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. अब ये क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? फॉर 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है. इसका मतलब मेरे पास n क्या हुआ? 100. ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स x ऑन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स y. x मेरा स्टैटिस्टिक्स है सब्जेक्ट और y मेरा इकोनॉमिक्स है. ठीक है, मेरे पास दो वो हैं वेरिएबल्स हैं x एंड y. अब यहाँ पे देखना वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है जो रिग्रेशन इक्वेशन है x की ऑन y पे. इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? x की ऑन y. तो x इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पहले तो ये ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद उसकी रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ो क्या है? 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है. मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है आपका y और उसका मीन मतलब y बार कितना है? 50. वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका? x का वेरिएंस पूछ रहा है बेटा. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस. वो कितना है? 4/9 है. किसका 4/9 है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. किसका? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. किसका वेरिएंस? इकोनॉमिक्स का. और इकोनॉमिक्स क्या है? y. इसका मतलब जो x स्टैटिस्टिक्स का जो वेरिएंस निकलेगा वो 4/9 है. किसका? आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के वेरिएंस के. बात क्लियर हुई? तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है आपको निकालना है मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मतलब आपको x का x बार निकालना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट मीन्स x एंड y के बीच में आपको क्या निकालनी है? r की वैल्यू निकालनी है.
क्वेश्चन समझ आया है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और हम 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर उनका इक्वेशन ढूंढ रहे हैं या कोरिलेशन कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। 2 सब्जेक्ट्स के स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। हमें स्टैट्स की इक्वेशन पता है, y पे कितनी है 3y - 5x + 180 = 0। हमें इकोनॉमिक्स के मीन वैल्यू पता है 50। हमें बोला गया है कि एक इक्वेशन में वेरिएंस गिवन है, किसका, स्टैट्स का जो वेरिएंस है वो 4/9 है, किसके वेरिएंस के, इकोनॉमिक्स के। तो वो हमसे पूछ रहा है स्टैट्स का मीन मार्क्स बताइए और कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले ना ऐसे लिखा करो कि हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। x क्या है, स्टैट्स में मार्क्स जो है, और y क्या है, इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है। कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इकोनॉमिक्स में जो मीन वैल्यू है y/50 दिया हुआ है। उसके बाद जो वेरिएंस है x का, स्टैट्स का, वो 4/9 है, किसके, वेरिएंस ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। बोला क्या है, हमें x बार निकालना है, दैट मीन्स स्टैट्स का जो मीन मार्क्स है वो निकालना है, और r, दैट मीन्स इन दोनों के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो मुझे निकालना है। क्लियर? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये हमें ऑलरेडी गिवन है 3y - 5x + 180। सिंस लाइन ऑफ रिग्रेशन पासिस थ्रू पॉइंट x बार एंड y बार, आप जो x बार निकालते हैं मोस्ट प्रॉब्ली 99% केसेस में ये जो x बार आता है ये आप ही की सीरीज में से ही कोई वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 20, 50, 70 और 80 कोई वैल्यू दी, ठीक है। जब मैं इनका मीन निकालूंगी तो मोस्ट प्रॉबेबली इन चारों में से कोई मीन वैल्यू ही निकलेगी, ठीक है। तो जो x बार होता है या y बार, आप कोई भी वेरिएबल का जब भी आप मीन निकालते हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली उसी सीरीज की वैल्यू को होती है। इसका मतलब अगर मैं ये प्लॉट करूंगी 20, 50, 70, 80 x की लाइन बनाने के लिए, मान लो ये मेरी x की लाइन बन गई, तो मैंने कैसे प्लॉट किया, 20 ये रहा, 50 ये रहा, 70 ये रहा, 80 ये रहा। दैट मीन्स मैंने जो भी पॉइंट्स मार्क करे वो उस लाइन से गुजर रहे होंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं 20, 50, 70 और 80 का मीन निकाल रही हूँ तो मान लो 50 ही निकल रहा है। अगर मैंने ये 20 मार्क किया, ये 50, ये 70, ये 80 और मेरी लाइन ऐसे बन गई, इसका मतलब यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन जो होती है वो इन पॉइंट से पास होके बन रही है, ठीक है। और मेरा मान लो जो मीन निकला है वो 50 है। इसका मतलब मेरी जो रिग्रेशन की लाइन है वो मीन वैल्यू से पास होके निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि जो रिग्रेशन की लाइन होती है वो हमेशा पास करती है उसके x बार और y बार से, उसके मीन वैल्यू से। कोई भी सीरीज़ जो होती है, कोई भी वेरिएबल की जो सीरीज़ होती है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती है उसी में से कोई ना कोई एक मीन वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर वो सारे पॉइंट से पास कर रहा है इसका मतलब वो उसकी मीन वैल्यू से भी पास कर रहा होगा, क्योंकि वो भी तो एक पॉइंट है। वैसे ही वाई बार में भी वो अपनी मीन पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है ये जो मेरा वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट मतलब वाई जो कॉम्बिनेशन है, एक्स और वाई ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ना बेटा, 5,2, ये एक पॉइंट है कि जो लाइन है वो x को 5th पॉइंट पे काट रही है और y को 2 पॉइंट पे काट रही है। इसका मतलब मेरी एक लाइन 5,2 से पार हो रही है। जब मेरी लाइन x बार और y बार से पार हो रही है तो क्या मैं y की जगह y बार और x की जगह x बार लिख सकती हूँ? वही चीज़ मैंने करी। तो y की जगह y बार, x की जगह x बार और बाकी सब सेम, क्योंकि एक लाइन अगर x y ऑब्जर्वेशन से पास कर रही है तो वो x बार y बार ऑब्जर्वेशन से भी पास करेगी। वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि मैंने 4 ऑब्जर्वेशन ली, 20, 50, 70, 80। मान लो इनका जो मीन वैल्यू निकली वो 50 आ रहा है और जो एक लाइन है वो इन चारों पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब वो जो 50 पॉइंट है वो मीन वैल्यू भी और एक पॉइंट भी है, तो वो इनडायरेक्टली x बार से पास कर रही है। ऐसी ही जो मैंने एक लाइन बनाई वो 70, 80, 60, 40 से पास कर रही है और जो y बार है वो 80 है मान लो। तो इसका मतलब x बार पे वो 50 से पास कर रही है और y बार से वो 80 पे पार कर रही है। तो x बार और y बार दोनों ही पॉइंट है और वो दोनों ही मीन वैल्यू हैं। इसका मतलब कोई भी एक लाइन जब बनाई जाती है वो हमेशा उसके मीन वैल्यू से पास ज़रूर करती है, चाहे वो x बार हो चाहे वो y बार हो, दोनों से पास करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जो मेरी इक्वेशन है वो x ऑन y बार है, राइट? यही है, सॉरी x ऑन y है। अब आप यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये इक्वेशन तो आ गई, मुझे क्वेश्चन में x बार गिवन है। वापस पे आओ, ये देखो बेटा मुझे क्वेश्चन में, सॉरी x बार तो मुझे नहीं गिवन, मुझे y बार गिवन है। तो y बार की जगह मैं क्या लिख दूँ? 50 लिख दूँ, राइट? तो अगर मैं y बार में 50 पुट कर दूँ, ये देखो मैंने y बार में 50 पुट किया
3 इंटू वाई बार 3 इंटू 50 प्लस 180 का 180 और ये माइनस 5x बार उधर जाके प्लस 5x बार बन गया। 3 इंटू 50 150 में 180 ऐड किया 330। इस 330 को 5 से डिवाइड किया तो x बार की वैल्यू आ गई 66। तो जो मेरी एक क्वेश्चन था उसमें x बार की वैल्यू निकालनी थी वो 66 आ गई और y बार की वैल्यू मुझे गिवन है 50। इसका मतलब है जो मेरी लाइन है वो 66,50 से ज़रूर पास कर रही होगी। बात समझ आई है? ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें r निकालना है। अब हम इसका यूज़ करेंगे सेकंड का। हमने पहले रिग्रेशन इक्वेशन का यूज़ कर लिया, अब हमें जो दूसरी इक्वेशन गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 4/9 वेरिएंस ऑफ y। ये जो वेरिएंस ऑफ y है इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा? वेरिएंस ऑफ x ऊपर का ऊपर ही रहा, वेरिएंस ऑफ y नीचे आ गया, इज इक्वल टू 4/9। क्लियर? अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो रही है और यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर है। अगर इन दोनों को इक्वेट करना होता है तो दोनों को पहले इक्वल बनाना होता है, ठीक है? इसका मतलब इसके स्क्वायर को मेरे को इसके स्क्वायर से कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके 4/9 को मैंने स्क्वेयरिंग के रूप में लिखा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये देखो 2 का स्क्वायर होता है और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, राइट? तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ y। यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। दोनों टर्म्स जब इक्वल हो जाती है तो वो कैंसिलेशन हो जाती है, स्क्वेयरिंग से स्क्वेयरिंग कट गया। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा? मेरे पास बचा कि स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि इसका स्क्वायर भी चला गया और इसका स्क्वायर भी चला गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, यहाँ तक मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन पे आ जाओ, x ऑन y। ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी जो रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y की वो ये है। अगर बेटा x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है, इसका मतलब x इधर होना चाहिए और इक्वल्स टू के उधर y उधर होना चाहिए, राइट? तो जो मेरी -5x है इधर ले आओ, प्लस 5x हो गया और बाकी सम को उधर ले जाओ। तो 3y का 3y प्लस 180। मैंने क्या किया मैं दोबारा बताती हूँ। 3y को इधर ही रहने दिया, प्लस 180 को इधर ही रहने दिया, इक्वल्स टू के उधर -5x को इधर ले गई। तो इसको इनडायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया कि 5x इज इक्वल टू 3y प्लस 180। मतलब लिखने का तरीका अलग है। इक्वल्स टू के इधर 5x है तो इक्वल्स टू के इधर ही 5x है, इक्वल्स टू के इधर 3y प्लस 180 है, इक्वल्स टू के इधर 3y प्लस 180। अब ये मत कर देना कि इसको इधर लेकर आ रहे हो तो माइनस हो जाएगा, उसको उधर लेके जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लिखो या राइट हैंड साइड से लिखो, बात बराबर होती है। बट जब किसी भी टर्म को उधर उधर लेकर जाते हो तब माइनस प्लस होता है। ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड पे जा रहा है, ये 5x से इधर जा रहा है। बात बराबर है कि पहले 5x से इधर लिखा या पहले 3y प्लस 180 इधर लिख दिया, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहे, ठीक है? बस द थिंग इज दैट कि जो इक्वेशन इक्वल्स टू से इस तरफ थी उसमें से अगर एक चीज़ उठा के उधर लेके जा रहे हो तो फिर वो साइन चेंज होंगे, बट मैंने लिखने का तरीका बदल दिया तो साइन चेंज नहीं होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है? अब यहाँ पे 5x था ना, तो ये वाला जो 5 है वो नीचे आ गया डिवाइड में। तो क्या बन गया? x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5 प्लस 180 अपॉन 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5 प्लस 180 अपॉन 5। ये बेटा कटेगा तो 5 3 द 15 एंड 5 6 द 30, तो ये 36 हो जाएगा, ये 180 नहीं होगा, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हम अपनी इक्वेशन लिखते थे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पे x बार की वैल्यू पुट हो जाती थी तो सिर्फ यहाँ पे x रह जाता था, यहाँ पे y बार की वैल्यू पुट हो जाती थी तो यहाँ पे बी एक्स वाई इंटू वाई रह जाता था और यहाँ पे बी एक्स वाई इंटू वाई बार एक नंबर रह जाता था, यही रह जाता था। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, x तो यहीं का यहीं है, बी एक्स वाई इंटू वाई क्या बन रहा है? 3/5 इंटू वाई, और यहाँ का नंबर क्या बन गया? 36 बन गया। तो नंबर का नंबर हो गया, x का x रह गया। तो मेरे पास ये अगर आप देखें ये टर्म बी एक्स वाई इंटू वाई और ये टर्म 3/5 इंटू वाई, y तो y है, इसका मतलब ये जो 3/5 है वो क्या है? बी एक्स वाई है। बात समझ आई? दोबारा बताती हूँ, हम रिग्रेशन इक्वेशन लिखते थे x ऑन y पे, राइट? तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ऐसे लिखते थे ना। ये देखो, ये मैंने आपके लिए लिख भी दी, ठीक है? अब अगर आप देखें x का x ही रह दिया, माइनस एक्स बार एक नंबर होगा, है ना? एक्स बार तो हमेशा एक नंबर होता है। अभी हमारा एक्स बार क्या निकला था? 66। बी एक्स वाई को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? y से, ठीक है?
वाई बार भी हमारा एक नंबर होता है और बी एक्स वाई भी हमारा एक नंबर होता है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर ही आएगा, ठीक है। एक्स का एक्स ही रहने दिया, बी एक्स वाई इंटू वाई को वाई बी एक्स वाई इंटू वाई रहने दिया। ये नंबर माइनस में है, ये नंबर माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो नंबर से नंबर सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक्स का एक्स ये रहा, ये इक्वेशन पे आ जाइए। एक्स तो एक्स ही है, बी एक्स वाई इंटू वाई तो बी एक्स वाई इंटू वाई, और ये एक नंबर सॉल्व करके ये नंबर आ गया जैसे 36 है, ये 180 गलत लिख दिया। इसका मतलब अगर आप देखें तो y रहा है, बट y से आगे जो नंबर मल्टीप्लाई है 3/5, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, बी एक्स वाई बन गया। इसका मतलब मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया x ऑन y का कितना, 3/5। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे को फॉर्मूला पता है कि बी एक्स वाई कैसे निकलता है, r इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। बी एक्स वाई मेरे को भी निकला, मैंने 3/5, r को r ही रहने दिया। ये कहाँ से देखें, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। अगर आप पीछे जाएं तो आपने ऑलरेडी निकाल चुका है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y कितना है आपके पास, 2/3। तो इसी वैल्यू को आप वापस से वहीं पुट कर दीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पुट किया, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y की जगह 2/3। ये जो 3 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 r से मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो दैट मीन्स 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 2 10। इसका मतलब जो मेरे r की वैल्यू है वो कितनी है, 0.9। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है x एंड y के बीच में वो कितना है, 0.9। क्लियर हुआ कंसेप्ट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैं दोबारा बताती हूँ क्वेश्चन क्या था। हमें रिग्रेशन इक्वेशन दी थी x ऑन y पे। उस रिग्रेशन इक्वेशन, जो भी रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो हमेशा उसके मीन पॉइंट से ज़रूर पास होती है। इसका मतलब जो मेरे x एंड y ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा x बार और y बार ऑब्जर्वेशन भी बनेंगे। तो बस जैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन को उसके मीन पॉइंट से गुजारा तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई, और जैसे ही x बार की वैल्यू आ गई तो फिर जो दूसरी इक्वेशन दी थी कि जो वेरिएंस है हमारा वो 4/9 है दूसरे y के वेरिएंस से, उसको यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y निकाल दिया। उसके बाद हमने अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को, अगर मेरी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो उसको मैंने x की टर्म्स में लिखा। उसमें मैंने देखा कि x तो x ही रहा, एक नंबर ऐसे का ऐसे ही रहा, बट जो मैं बी एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बी एक्स वाई कितना आ गया, 3/5। जैसे ही मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया x ऑन y पे तो बी एक्स वाई का मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के मेरे पास r की वैल्यू आ गई। मैं स्टेप बाय स्टेप चली, और अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पर भी आपको डाउट आएगा आप उससे आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कभी। तो जहाँ पर भी डाउट है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वेट मत करिए किसी चीज़ का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और भी नई नई वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ज़रूर भूल जाएंगे कि कौन सी वीडियो कब आ रही है और आपका कंसेप्ट रह जाएगा। सो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए और सब प्राक्षी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।